नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र की शुरुआत कर रहे हैं और उसके जो टेक्स्ट बुक है आधुनिक कहानी संग्रह उसकी चर्चा करेंगे हम। आपके कोर्स में कहानी और उपन्यास ये दो विधाएं लगी हुई है। कहानी में आधुनिक कहानी संग्रह आपकी पुस्तक है जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत कुल 18 कहानियाँ आपके कोर्स में रखी हुई है और एक उपन्यास जिसका नाम धूल पौधों पर, जिसके लेखक गोविंद मिश्र है। तो इस दूसरे प्रश्न पत्र में जो कहानी और उपन्यास से संबंधित है, जिसमें आज हम आधुनिक कहानी संग्रह की पहली जो कहानी है उसकी चर्चा करेंगे। पहली कहानी जो आपके कोर्स में लगी हुई है वह है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह कहानी पढ़ने से पहले हम संक्षेप में गुलेरी जी का जो परिचय है उसको आप अच्छी तरह समझ लें। गुलेरी जी के जो पूर्वज थे वो तो मूल रूप से गुलेर जिला कांगड़ा से थे, जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते है। लेकिन इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री अपनी आजीविका के कारण से जयपुर आ गए थे, इसलिए गुलेरी जी का संपूर्ण जीवन जयपुर में ही बीता था। गुलेरी जी संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि सभी भाषाओं पर एक समान सा अधिकार रखते थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कितने एक महापंडित थे। गुलेरी जी केवल 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संस्कृत में अपना एक महामंडल जो एक अधिवेशन था उसमें उन्होंने धुआंधार एक भाषण दिया था, जैसे सभी विद्वान बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियाँ अपने जीवन में लिखी, लेकिन उन 3 कहानियों में उनकी जो ये कहानी है उसने कहा था, उसे तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी, कई विद्वान तो इसे हिंदी की पहली कहानी तक मानते हैं। इसका कारण यह है कि जिस तकनीक को अपना करके गुलेरी जी ने यह कहानी लिखी, उसके कारण से यह कहानी हिंदी की प्रथम कहानी तक मानी जाती है। 1915 में लिखी गई इस कहानी आज भी समसामयिक लगती है और इस कहानी की चर्चा करने से पूर्व हम गुलेरी जी के अन्य जो 2 उनकी कहानियाँ हैं उसके नामोल्लेख भी आप जान लें। एक कहानी है बुद्धू का कांटा और दूसरी है सुखमय जीवन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी हिंदी में एक सर्वश्रेष्ठ कहानी नहीं बल्कि हिंदी कहानी का एक आधार स्तंभ भी है, क्योंकि हिंदी की जो कहानी है उसमें उससे पूर्व कहानी में कथानक, चरित्र, भाषा, देश काल, वातावरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कहानियाँ नहीं लिखी जा रही थी। गुलेरी जी ने पहली बार अपनी कहानी उसने कहा था में इन सभी तत्वों को आधार बना करके कहानी का सृजन किया। इसीलिए यह कहानी न केवल उनकी कीर्ति का वरन हिंदी साहित्य में कहानी के क्षेत्र में भी एक मील के पत्थर के रूप में यह समझी जाने लगी। इस कहानी को आप टेक्स्ट बुक खरीद करके अवश्य पूरा पढ़ें। पहले तो मैं उसकी संक्षेप में इस कहानी का जो कथानक है उसका जिक्र मैं आपसे करूँगा। उसके पश्चात इस कहानी के जो महत्वपूर्ण अंश होंगे दूसरे व्याख्यान में, उस महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या, उसकी विवेचना और इस कहानी का एक संपूर्ण जो महत्वपूर्ण भाग है वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इस कहानी का जो एक संक्षेप में कथानक है और उसकी जो समीक्षा है उसको आप समझ लें। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इसे हिंदी कहानी का माइलस्टोन भी कहा जाता है। माइलस्टोन का मतलब यह है कि मील का पत्थर,
यानी जिस कहानी को आधार बना करके हिंदी के अगली पीढ़ी के जिन कहानीकारों ने अपना कहानी सर्जन किया था, उस कारण से इस कहानी को मील का स्तंभ कहा जाता है। यह कहानी अमृतसर के एक बाजार में बम्बू काट वालों की मिठास भरी आवाज़ से शुरू होती है। उस बाजार का जो दृश्य है, उस पूरे बाजार में जो आपस में जो बातचीत है वह अत्यंत हमारे मनमोहक लगने वाली है और सड़क पर चलने वालों को सभी लोग जी, साहब, हुजूर आदि से संबोधित करते हैं। कहानी में उस समय बालक लहना सिंह का परिचय हमारे सामने आता है, जो उसी बाजार में अचानक एक तांगे के नीचे आने से एक लड़की को बचाता है। यद्यपि दोनों अपरिचित हैं और यहीं से इन दोनों का परिचय भी होता आता है। एक दुकान पर एक दुकानदार अन्य ग्राहकों का सौदा करने में व्यस्त है, इसलिए दोनों को पारस्परिक वार्तालाप करने का भी समय मिल जाता है। लड़का लहना सिंह दही लेने और लड़की बढ़िया लेने के लिए आई हुई थी। दोनों एक दूसरे के रहने का पता भी पूछ लेते हैं और दुकानदार से सामान लेकर थोड़ी दूर तक धत कहकर वह दौड़ जाती है। 1 महीने तक वे अचानक किसी न किसी दुकान पर वे मिल ही जाते हैं और लड़का अपना पुराना प्रश्न ही दोहराता रहता है कि तुम्हारी कुड़मई हो गई। एक दिन लड़की ने हो गई कहकर लड़के को इस लहना सिंह को वह एक प्रकार से निराश कर देती है। मनोविज्ञान के अनुसार कोई व्यक्ति जब अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है तो उसमें एक जुझलाहट, कुंठा आ जाती है और उसमें एक दुख होता है और वह एक अस्वाभाविक हरकतें भी करने लगता है। यह सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि जब किसी के भी जीवन में, चाहे कोई भी व्यक्ति हम उठा लें, आप हो या मैं, तो कोई भी जो एक अस्वाभाविक जो हमारे जीवन में घटना घटित होती है, जो हम उसको पसंद नहीं करते हैं, उस अप्रत्याशित घटना को या उस तथ्य को या उस संदर्भ को, तो हमारे मन में एक खींच, घुटन, एक अलग तरह का एक वातावरण हम अपने जीवन में अपने आप को अपना लेते हैं, जो हमारे लिए जीवन में एक अस्वाभाविक ढंग से सामने आता है। यही स्थिति लहना सिंह की होती है। जब बालक लहना सिंह फौज में जमादार होकर अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस के मैदान में लड़ने के लिए जाता है, तो वह सूबेदार हजारा सिंह से मिलने उसके घर पहुंचता है। घर पहुंचकर लहना सिंह को जब पता चलता है कि सूबेदारनी जो थी वह उसके बचपन में मिली हुई वही लड़की है, तो सूबेदारनी ने जब यह कहती है कि तुम मेरे पुत्र और पति, जो उसके पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह है, उसकी तुम रक्षा करना, तो वह उसकी रक्षा का वचन ले लेता है। यह कहानी यहीं पर लहना सिंह के जो उसके कर्तव्य बोध, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लहना सिंह का जो निश्चल प्रेम है उसको यहाँ पर घटित होता हुआ हमारे सामने प्रकट होता है। क्योंकि बचपन का जो वह उसका परस्पर मिलन, अनुराग जो था, वह धीरे धीरे लहना सिंह के एक कर्तव्य के रूप में वह बदल जाता है। कथा का जो प्रारंभिक भाग है वह पूरा कथानक हम देखते हैं कि 5 जो परिच्छेद हैं उसमें विभाजित किया गया है। इस कहानी के हम 3 स्पष्ट भाग हम कर सकते हैं। पहला भाग प्रारंभ में, जहाँ पर कहानी में नायक लहना सिंह के बचपन का भाग दिखाया जाता है जो अमृतसर में व्यतीत होता है, और दूसरा भाग इसका वहाँ पर होता है जहाँ पर वह 77 नंबर राइफल का जमादार होता है और छुट्टी से मोर्चे पर जाते हुए सूबेदार हजारा सिंह के घर वह सूबेदार से भेंट करता है और सूबेदार तथा उसका पुत्र बोधा सिंह को सुरक्षित रखने, और जब सूबेदारनी के द्वारा उसकी एक प्रकार से भिक्षा याचना की जाती है तो वह सुनकर मन ही मन संकल्प कर लेता है कि वह उसकी किसी भी रूप में उनकी रक्षा करेगा। और कहानी का जो तीसरा भाग है जिसमें वह लड़ाई के मोर्चे पर भेष बदल करके जर्मन अफसरों के षड्यंत्र को विफल करता है और सिख सैनिकों की रक्षा करता है, और सिख सैनिकों में विशेष रूप से वह हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। तो यहाँ पर जो लहना सिंह है उसकी विलक्षण बुद्धि, प्रतिभा, साहस, जो उसका संपूर्ण जो दर्शन उसका जो होता है लहना सिंह का, वह इस कहानी का एक मुख्य भाग हमारे सामने उभर करके आता है। कहानी के मध्य भाग की जो घटना है उसमें लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर सूबेदार की जो रक्षा करता है, वहाँ पर इस बात पर उसे संतोष होता है कि उसने सूबेदारनी के दिए हुए वचन का सफलतापूर्वक पालन कर लिया था। कहानी में जो
लहना सिंह अन्य सिपाहियों के साथ जब लड़ना चाहता है तो एक दिन जर्मन सेना को वो पीछे धकेल देता है और जर्मन जो सेना का जो जनरल है वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह जो है वह फिरंगी मैम द्वारा फल और दूध का जो आनंद लेना चाहता है, सूबेदार खंदक में से पानी निकालने का आदेश दे देता है। इस कहानी में एक विदूषक भी है वजीरा सिंह, जो सबको हंसाता रहता है। सूबेदार फ्रांस में ही ज़मीन लेकर रहना चाहता है। लहना सिंह उस मैम का नाम लेकर उसका मजाक भी उड़ाया करता है। हजारा सिंह लहना सिंह से अपने पुत्र बौदा सिंह के स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। कहानी के मध्य भाग में जब दोपहर बीत जाती है, घना अंधेरा हो जाता है, तो लहना सिंह खंदक और अस्वस्थ बौदा सिंह की देखभाल करता है। बौदा सिंह को जब ठंड लग रही है तो लहना सिंह अपना कंबल और कोट उसे दे देता है, क्योंकि उसने जो वचन दिया हुआ है कि उनकी रक्षा करने का, उसका वह प्राणपण से पूरा पालन करता है। सूबेदार हजारा सिंह को किसी ने जब पुकारता है तो हजारा सिंह उसे पलटन समझकर उसका सलाम करता। और कुल मिलाकर कहानी में जहाँ थोड़ी दूर पर लहना सिंह जब पूरी तरीके से लड़ने के लिए जब उत्सुक होता है तो लहना सिंह अपनी जान की परवाह न करके अपने कर्तव्य बोध का निर्वहन करते हुए उन दोनों की वह रक्षा करता है। कहानी में लहना सिंह वजीरा सिंह की सारी कथा सुना देता। क्या है कि लप्टन साहब के रूप में जो कयामत आई है ना, एक वह लप्टन साहब मारे गए या कैद हो गए, यानी जो जर्मन जो एक व्यक्ति है जिसने धोखा दे करके इनको फंसा दिया था, वो उसको पूरी तरीके से उस तथ्य को समझ करके लहना सिंह समाचार जो प्रकट करता है इस कहानी में, वह एक उसकी चतुराई और उसकी जो पूरी होशियारी जो दिखाई गई है, वह लहना सिंह के चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने आता है। जब लहना सिंह व्यंग्य से कहता है कि आज बहुत बातें सीखी हुई है, जिनसे यह सीखा कि सिख जो व्यक्ति है वह पूरी तरीके से एक अपनी जान पर परवाह न करके दूसरों की रक्षा करता है। लहना सिंह ने भी गोली चला करके उस जो साहब जो था लप्टन, जो धोखे से साहब के रूप में आ गया था, उसकी वह हत्या कर देते हैं। जर्मन दो पार्टों के बीच में फंस जाते हैं और मारे हुए जो घायल होकर करारते रहते हैं। लहना सिंह कहानी के अंत में बिल्कुल मृत्यु शैया पर एकदम निकट पहुंच जाते हैं और उसे सारी कथा पुरानी याद आने लगती है कि किस प्रकार से उसने उस बाजार में उस लड़की की रक्षा की थी, और उसे कुड़माई की जो बात भी याद आ जाती है। लहना सिंह इस बात को भूल जाता है कि यह घटना 27 साल पहले की है। लेकिन एक बार लहना सिंह और सूबेदार जब छुट्टी पर आए थे तो रेजिमेंट से लाम लाने को चिट्ठी मिली। सूबेदार ने भी साथ चलने की चिट्ठी भेजी। लहना सिंह यह स्वप्न देखते देखते पूरी कहानी उसके सामने घटित होने लग जाती है अपने बचपन की। तो कहानी का जो तीसरा और अंतिम भाग है, जिसमें लहना सिंह के घायल अवस्था के प्रारंभ होती कहानी का तीसरा भाग प्रारंभ होता हमारे सामने, उसमें कहानीकार ने लहना सिंह की पूर्व स्मृतियों का हमारे सामने जिक्र किया है। कहानी की जो मूल संवेदना यदि हम देखें तो उस मूल संवेदना में कहानीकार ने पूरी तरीके से एक भावुकता और कर्तव्य बोध, इन दोनों को हमारे समक्ष पूरी तरीके से एक प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से नायक लहना सिंह अपनी किशोर अवस्था में किशोरी को देख करके, जिसके हृदय में परस्पर मिलन, अनुराग और प्रेम की जो भावना उदित होती है, लेकिन जब उस किशोरी की कुड़माई अर्थात सगाई होने की सूचना मिलती है तो सब कुछ सुना सुना उसे लगने लगता है। वह असंतुलित हो जाता है, खोया खोया सा रहने लगता है, और आगे चलकर जब वह फौज में भर्ती होता है तो उस अपनी हृदय सामग्री जो उसके बचपन की थी, जिसके प्रति अनुराग था, वह सूबेदार की पत्नी हो जाती है और उसकी रक्षा करने का वह पूर्ण रूप से वचन दे देता है। कहानी में हम देखते हैं तो एक काल्पनिक जो प्रेम है वह एक प्रकार से हमारे सामने प्रकट किया गया है। घटना ऐसी लग रही है कि जैसे कुछ घटित नहीं हो रही हो, लेकिन घटना पूरी तरीके से हमारे सामने बराबर घटित होती हुई भी दिखाई देती है। एक जो एक स्वर्गलोक जैसा जैसा एक आनंद होता है कहानी में घटना के दौरान, वैसा हमें महसूस होता है। कहानी का कथानक अत्यंत प्रभावशाली है, क्रमबद्ध है, कहीं से भी विसंकलित नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। उसने कहा था कहानी के कथानक को यदि हम देखें तो कहानी का कथानक है कि वह कर्तव्य और प्रेम की जो
परिभाषा है दोनों की, उसको सही ढंग से परिभाषित करना। उसमें पूरी तरीके से ये कहानी का कथानक सफल हुआ है। कहानी में घटनाएं यथार्थ भी है, तो काल्पनिकता की जो एक गंध है वह भी हमें इसमें दिखाई देती है। कुल मिलाकर इस कहानी में जब अंत में जब खबर आती है कि लैला सिंह मर गया, तो पाठक भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है और स्नेहपूर्ण एक आत्मीयतापूर्ण संबंध वह लैला सिंह के साथ अपना स्थापित कर लेता है। तो कुल मिलाकर कहानी का प्रारंभिक, मध्य और उसका जो अंतिम भाग है वह कहानी के इस 7 परिच्छेदों में अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। कहानी की भाषा काफ़ी सरल सहज है और उसमें एक मुहावरेदार जो एक प्रयोग हैं वह हमारे सामने प्रकट किए गए हैं। अगले व्याख्यान में इस कहानी के जो महत्वपूर्ण अंश होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे।